Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India GCC, Gulf Cooperation Council relations. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. सबसे पहले समझते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। तो ये एक अलायंस है, मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज कमिंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दोज इंटरेस्ट्स आर बेसिकली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो आप कह सकते हैं कि जीसीसी एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है अमंगस्ट 6 मेंबर कंट्रीज ऑफ अरेबियन पेनिनसुला रीजन। ये जो आप लैंड पार्सल देख रहे हैं, इट इज नोन एज अरेबियन पेनिनसुला। एक तरफ रेड सी है, दूसरी तरफ पर्सियन गल्फ है, और इस साइड में तो फिर अरेबियन सी है, और बीच में जो लैंड पार्सल इसको हम लोग कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। और इस अरेबियन पेनिनसुला के 6 देश बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, ओमान एंड सऊदी अरबिया, इन्होंने मिल करके बनाया है ये ग्रुप, जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। दिस ग्रुप मेनली प्रमोट्स इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल, पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमंग्स दी 6 मेंबर कंट्रीज, और साल में एक बार जीसीसी काउंसिल्स की समिट होती है। तो ये तो बात हो गई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। अब जरा देखते हैं कि ये जो 6 देश हैं जिन्होंने आपस में बनाया है जीसीसी ग्रुप, इनका सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर सिग्निफिकेंट एज फार एज इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। कई दफा हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा है कि भारत एक कंपैरेटिवली एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, मतलब जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, वो कम है। तो उस कारण से जीसीसी कंट्रीज एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाते हैं भारत के साथ, या आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही परफेक्ट सी सिमेट्री बनाते हैं भारत के साथ, क्योंकि उन देशों की ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसके हिसाब से उनका जो एनर्जी एंडाउमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑयल, नेचुरल गैस। इसी कारण से दीज कंट्रीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस टू इंडिया, और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को वो स्ट्रेंथन करते हैं। इनफैक्ट दीज 6 कंट्रीज अलोन contributes to about 35% of Indian oil imports as well as 70% of gas import, और कतर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस सप्लायर है भारत के लिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी हाई। ओवरऑल लगभग हर साल $150 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड होता है। इन देशों की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर देशों के अंदर जो सरकार का बजट होता है उसमें सरप्लस देखा जाता है। जैसे हमने इंडियन इकोनॉमी की क्लास में देखा कि हमारा बजट जो है वो अक्सर डेफिसिट में रहता है, यूनियन लेवल पे तो हमेशा ही डेफिसिट में रहता है, लीडिंग टू फिस्कल डेफिसिट विच इज मेड अप थ्रू बोरोइंग। ये तो हम लोग इकोनॉमी की क्लास में सीखते हैं, जिनको भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा चुका है आपको याद आ रहा होगा। तो भारत सरकार का बजट जो होता है वो डेफिसिट में रहता है इन जनरल, बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और जिम्मेदारी है कि वो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, देश की इकोनॉमी की, और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होता है, तभी जाकर के प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो घटेगा। बोथ आर वन और द सेम थिंग। अगर आपने जब बेसिक इकोनॉमिक क्लास की है तो आपको ये बात याद आ रही होगी। लेकिन जीसीसी कंट्रीज के केस में ये अपोजिट है, उनके पास सरप्लस रहता है। सरकारों के पास जब एक्सेस सरप्लस बचता है इन देयर बजट मैनेजमेंट, तो उसको लोग कह देते हैं सोवरेन वेल्थ, एंड दिस वेल्थ is used by the governments of these countries to make investment in other countries of the world. तो इसी कारण से these GCC countries are having a huge potential to make investment in India, और उससे इन देशों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट के तौर पे कमाई हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि डिविडेंड के तौर पे कमाई हो जाएगी। एट द सेम टाइम इंडिया को भी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो इस कारण से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी इंडिया और जीसीसी कंट्रीज के बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेज, दीज आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड आइडिया। डायस्पोरा से रिलेटेड हमने एक आर्टिकल और क्वेश्चन डिस्कस किया था, मुझे लगता है 2-3 दिनों पहले ही। तो उस एनालिसिस में भी हमने देखा था
कि कई सारे इंडियन ओरिजिन के लोग या इंडियन नेशनलिटी के लोग वेस्ट एशिया में खासकर इन जीसीसी कंट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए। इनफैक्ट केरला स्टेट से तो अकेले इतने सारे लोग जाते हैं इन जीसीसी कंट्रीज में कि कभी कभार केरला स्टेट की इकोनॉमी को कह दिया जाता है गल्फ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस दैट जीसीसी कंट्रीज हैव ऑन द इकोनॉमी ऑफ स्टेट ऑफ केरला। इसलिए कारण से उसको कई बार कह दिया जाता है गल्फ इकोनॉमी, क्योंकि जब लोग यहाँ जाएंगे काम करेंगे इंडियन डायस्पोरा के लोग, तो फिर पैसा कमाएंगे, पैसा कमा करके भारत में वापस भेजेंगे, जिसको कहा जाता है रेमिटेंस। एंड इंडिया इज लार्जेस्ट अर्नर ऑफ रेमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग 120 बिलियन डॉलर के आसपास हर साल रेमिटेंस अर्न करते हैं फ्रॉम द इंडियन लिविंग अब्रॉड। एंड रेमिटेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। और जो 120 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा रेमिटेंस आता है, उसमें से ज्यादातर लगभग 75% तक आप कह सकते हैं वो इन जीसीसी कंट्रीज से आता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीसीसी कंट्रीज एज फार एज इंडियाज डायस्पोराज इंटरेस्ट एंड ओवरऑल रेमिटेंस अर्निंग इज कंसर्न। उसके अलावा जीसीसी कंट्रीज को अगर आप देखें तो ये कंट्रीज मटेरियल रिसोर्स वाइज तो काफी रिच हैं, लेकिन यहाँ पे रिलीजन वाइज थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडसेट है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, और इस कारण से दीज कंट्रीज आर ऑल्सो हैविंग और फंक्शंस एज हॉट बेड ऑफ टेररिज्म, स्पेशली इस्लामिक बेस्ड टेररिज्म, क्योंकि ये देश इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। यहाँ की सरकारें और लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में रिलीजन को लेकर के या कल्चर को लेकर के थोड़ा डिस्कनेक्ट देखा जाता है। खासकर सऊदी अरबिया की बात कर ली जाए तो कई सारे ऐसे सिविल सोसाइटी हैं, मतलब ग्रुप ऑफ people in the society which are very orthodox as far as their understanding about religion, Islam religion is concerned, and then they promote radical activities which sometimes also leads to violence, जिसको हम लोग कह सकते हैं radical terrorism, Islamic based radical terrorism. The point is कि these countries, especially Saudi Arabia, can be hotbed for radical इस्लामिक टेररिज्म, और इस कारण से, और वो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो होगा अल्टीमेटली इट मे लीड टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया ऑल्सो, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इन देशों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन से, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करने से रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म को काउंटर करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ आप देखिए ये देश जो है ये अरेबियन सी में कोस्ट शेयर कर रहे हैं। ये जो एरिया है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंडाब स्ट्रेट, ये एरिया जो है यहाँ पे मैरीटाइम पायरेसी का बड़ा कंसर्न है, क्योंकि नीचे में अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया, वहाँ पे लॉलेसनेस के कारण, केओस होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे कई सारे जो यूथ हैं वो फिर मैरीटाइम पायरेसी में इंगेज होते हैं, और इंडियन वेसल्स जो यहाँ से इस रीजन से और इस रीजन से फिर एनर्जी वेसल्स यानी कि ऑयल या नेचुरल गैस लेकर के भारत के कोस्ट की तरफ आते हैं, दे आर ऑलवेज अंडर द थ्रेट ऑफ अटैक्ड बाय दीज मैरीटाइम पायरेट्स, स्पेशली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सोमालिया। तो मैरीटाइम पायरेसी को भी काउंटर करने में, अपार्ट फ्रॉम काउंटर टेररिज्म, लैंड बेस्ड काउंटर टेररिज्म इस्लामिक आइडियोलॉजी गाइडेड द्वारा, तो काउंटर टेररिज्म गाइडेड बाय ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, दोनों के लिए ये जीसीसी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं भारत के लिए। दैट इज वाई अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डायस्पोरा एंड रेमिटेंस, वी कैन से कि जीसीसी कंट्रीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज फार एज आवर रीजनल सिक्योरिटी इज कंसर्न इन फॉर्म ऑफ लैंड बेस्ड टेररिज्म एज वेल एज मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये सब फायदे हैं जीसीसी कंट्रीज के, या सिग्निफिकेंस इन जीसीसी कंट्रीज के भारत के लिए। क्यों न्यूज में आया जीसीसी कंट्रीज? क्योंकि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, ही इज ऑन विजिट टू सऊदी अरेबियाज कैपिटल रियाद in order to attend 2 days India GCC foreign ministers meeting. The news is not that important, but GCC का idea and its significance for India वो important था, इसलिए मैंने ये आर्टिकल कवर किया। GCC से रिलेटेड यूपीएससी ने साल 2016 में सीधा सीधा या प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पूरे वेस्ट एशिया का क्या सिग्निफिकेंस है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, उस पे यूपीएससी ने साल 2017 में ये सवाल पूछा था। मैंने तो आपसे मोटा मोटा डिस्कस किया ही, एनर्जी सिक्योरिटी में वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं, क्योंकि दे आर एनर्जी रिच एंड वी आर एनर्जी डेफिशिएंट एज फार एज आवर
पॉपुलेशन एंड एनर्जी एंडाउमेंट इज कंसर्न्ड। तो उसी आइडिया के बेसिस पे आपको ये आंसर लिखना था, बट ये आपको कुछ और वैल्यू एडिशन मिल जाएगा जब आप मेरा स्टैंडर्ड आंसर दिया हुआ पढ़ेंगे। तो पहले खुद के बेसिस पे लिखिए और फिर मेरे आंसर को पढ़िए, और जो नई लर्निंग है वो अपने आंसर के बगल में रेड पेन से लिख दीजिए। The next article is about plastic pollution. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। होता क्या है कि प्लास्टिक वो ब्रेक डाउन तो हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ नेचुरल अकरिंग माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो है प्लास्टिक को एक लिमिट से ज़्यादा तो ब्रेक डाउन कर नहीं पाते हैं। तो प्लास्टिक रिमेन्स एज अ पॉल्यूटेंट इन आवर एनवायरमेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और प्लास्टिक जो है वो भले उसको छोटा छोटा वो टूटेगा, बट पूरी तरीके से डिकम्पोज तो होता नहीं है इन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट रिमेन्स इन प्लास्टिक फॉर्म, चाहे वो ब्रेक डाउन हो जाए in physical format, but it will not get broken down at molecular level. So it remains in plastic form for a very long period of time. और वो जो छोटे छोटे प्लास्टिक के बीड्स हैं उनको आप कह सकते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। वो फिर फार्म लैंड में कलेक्ट होते रहते हैं धीरे धीरे, जिससे एग्रीकल्चर लैंड की वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी खराब होती है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है। वो कुछ हद तक हवाओं में घुल मिल जाते हैं, जिससे फिर वो एयर बेस्ड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, विच इज वन रीजन बिहाइंड रेस्पिरेटरी इलनेसेस, अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी इलनेसेस। उसके अलावा वाटर में मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर, साथ ही साथ ओशनिक वाटर, और उस वाटर के थ्रू फिर वो मरीन इकोसिस्टम में जो मरीन रिसोर्सेज हैं, फिशेज एंड ऑल, उनके अंदर चले जाते हैं। दैट कॉजेज डैमेज टू या मास स्केल पर डेथ टू द मरीन लाइफ्स। और वो मरीन लाइफ्स को अगर हम कंज्यूम करते हैं एज ह्यूमंस, फिशरीज वगैरह को, तो अल्टीमेटली दोज माइक्रो बीड्स गेट इनटू आवर बॉडी एज वेल, कॉजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस, जैसे कि किडनी पे स्ट्रेस पड़ता है, लीवर पे स्ट्रेस पड़ता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। और हर साल लगभग 19 to 23 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इज रिलीज्ड इन द इकोसिस्टम ऑफ आवर सराउंडिंग, चाहे लैंड हो, एयर हो या वाटर हो। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। प्लास्टिक टूटता है, टूट टूट करके भले वो माइक्रो बीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। माइक्रो बीट्स आर दोज प्लास्टिक पार्ट्स, स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स हुज डायमीटर इज लेस देन 5 mm। तो वो प्लास्टिक भले टूटता है और टूट करके 5 माइक्रोमीटर से भी छोटा हो जाएगा, बट वो पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता इन फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट रिटेन्स इट्स प्लास्टिक नेचर, एंड दैट इज वाई ये लैंड को पॉल्यूट कर सकता है, एयर को पॉल्यूट कर सकता है, वाटर को पॉल्यूट कर सकता है। व्हेन प्लास्टिक इज वेरी स्मॉल, माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर साइक्लिंग, रिसाइकलिंग करना, उनका वेस्ट मैनेजमेंट कर पाना और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो इतने माइन्यूट तरीके से लैंड में, एयर में या वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्यों हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। द डेटा प्रोवाइडेड हियर कुड बी यूजफुल इन आंसर राइटिंग। ध्यान से सुनिएगा। एक इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल है, एनवायरमेंट के फील्ड का इंटरनेशनल जर्नल है, जर्नल नेचर। उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड एक स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करने वाला देश है। अकेले भारत 20% ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। It releases about 3.5 metric tons of plastic into environment through land, air and water. तो लगभग 20 में से 4 मेट्रिक टन प्लास्टिक भारत अकेला कंट्रीब्यूट करता है टू द एनवायरमेंट। दैट मेक्स इंडिया 20% ऑफ द कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। अभी प्लास्टिक को रिलीज करना इन द एनवायरमेंट, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, बट उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है अनमैनेज्ड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक रिलीज किया हमने, उसको वापस से अगर हम रिसाइकल कर पाए तो फिर इट वुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। बट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के पूरा एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम डेवलप है नहीं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ज्यादातर जगहों पे आपने देखा होगा, हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को जला देते हैं। आपने भी देखा होगा अपने आसपास में कहीं पे गार्बेज इकट्ठा हुआ प्लास्टिक, उसमें कई सारे तरह के प्लास्टिक गार्बेज भी होते हैं, हम लोग उसको
मैनेज करने के लिए उसको बर्न कर देते हैं। हमें लगता है कि प्लास्टिक हमने खत्म कर दिया, बट दैट प्लास्टिक अल्टीमेटली आफ्टर बर्निंग इट गेट्स मिक्स्ड अप इन द air in the surrounding, and through that mixture in the air in the surrounding, that plastic is inhaled by us, causing lot many respiratory problems. तो ये कंसर्न है कि अनसाइंटिफिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें बर्न कर देते हैं हम लोग, ये एक लार्जर रेस्पिरेटरी इलनेस के फॉर्म में इमर्ज हो रहा है। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के एक मेजर ग्लोबल डिवाइड, ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड देखा जा रहा है। ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको बताया है मैंने ऑलरेडी। नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ आर दोज कंट्रीज दैट आर हाई इनकम कंट्रीज, व्हाइल ग्लोबल साउथ आर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ग्लोबल नॉर्थ जो कंट्रीज हैं, हाई इनकम कंट्रीज, दे आर जनरेटिंग प्लास्टिक वेस्ट, बट एट द सेम टाइम दे हैव इनफ resilient infrastructure to manage that plastic waste in scientific manner. जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, हमारे यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट भी रिलीज हो रहा है और अनमैनेज तरीके से रिलीज हो रहा है, जो पूरे दुनिया भर में ओशन को, एटमॉस्फेयर को और सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। इसी डायरेक्शन में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से किया जाए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका नाम है हाई एम्बिशन कोलिशन। इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप अमंग्स द कंट्रीज विच इज वर्किंग टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट वर्ल्ड वाइड। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज हाई एम्बिशन कोलिशन। यूपीएससी ने साल 2019 में प्रीलिम्स से प्लास्टिक से संबंधित माइक्रोबीड्स, इसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है, इससे संबंधित ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आज के टाइम में एआई का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग फील्ड्स में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो, कोडिंग हो, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, चाहे वो आप कह सकते हैं गूगल एनालिसिस या सर्च इंजन को रिफाइन करने की बात हो, या डोमेस्टिक हेल्प, फिजिकल एक्टिविटीज को रिड्यूस करने की बात हो, वहाँ पे रोबोटिक्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द आइडिया ऑफ एआई ओनली। तो एआई इज फाइंडिंग इट्स एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। मेडिसिन के फील्ड में एआई इज कमिंग अप विथ न्यू एंड न्यू सजेशंस दैट कुड do strategic targeting of the problems और diseases in human body। तो AI का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग फील्ड्स में बढ़ता जा रहा है। These days AI का एप्लीकेशन is being seen in the field of military operations also। मिलिट्री ऑपरेशंस में कई सारे जो वेपन्स हैं, now they are designed and being given input directions to fire थ्रू एआई सिस्टम्स ओनली, कि ऐसा ऐसा अगर आपको ग्राउंड पे एक्टिविटी दिखे तो आप फायर कर दें। ये एआई बेस्ड डिजाइनिंग एंड डायरेक्शन टू फायर इज गिवन थ्रू एआई सेटिंग्स ओनली। इसी को कहा जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ एआई इन मिलिट्री ऑपरेशंस। इसको लेकर के एक कंसर्न भी अराइज हो रहा है कि एआई का जो ऑपरेशंस या एप्लीकेशंस बढ़ रहा है इन मिलिट्री एक्शंस, इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये ग्लोबल कंसर्न का मामला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी टूल्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो मिमिक करते हैं ऑफ एक्टिंग लाइक ह्यूमंस। वो एक्टिंग करते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह सोच रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि सो फार एआई, जिस तरीके के भी एआई डेवलप हुए हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दे कैन नॉट मेक कॉम्पैशनेट एक्शंस या कॉम्पैशनेट थिंकिंग। कॉम्पैशनेट एक्शंस मतलब भावनाओं को, इमोशंस को समझते हुए फैसले नहीं ले सकता एआई। वो एटमैक्स एक्टिंग कर सकता है, मिमिक कर सकता है कि इट इज एक्टिंग एज ए कॉम्पैशनेट इंडिविजुअल, बट इट इज नॉट इन रियलिटी। वो सिर्फ डेटा इनपुट के बेसिस पे काम करता है। तो अगर मिलिट्री वॉरफेयर में हम लोग एआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दैट कैन बी वेरी कैटेस्ट्रॉफिक इन सर्टेन केसेस। कैसे, वो जरा देखते हैं। बस एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया गया है कि मान लीजिए, चूंकि एआई कैन नॉट हैव कॉम्पैशनेट थॉट प्रोसेस, तो मान लीजिए कि एक एआई सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें हमने उसको डायरेक्शन दिया कि पूरे दुनिया भर से कैंसर को खत्म करना है। एआई ने अपनी पूरी एनालिसिस की और एक स्ट्रैटेजी के साथ एआई आया कि कैंसर खत्म करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है कि पूरे दुनिया के लोगों को ही मार दूं मैं। एंड ऑफ कैंसर बाय किलिंग एवरीवन ऑन द प्लैनेट।
दैट कैन बी अ फॉर्मूला। ये बस समझने के लिए, वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। बट एआई डज नॉट हैव compassionate वे ऑफ थिंकिंग, इमोशनल वे ऑफ थिंकिंग. So AI will just try to find solution to a problem, and that solution in few cases could be very dangerous as far as overall human rights are concerned या human emotions are concerned. कैंसर खत्म करना है, लोगों को खत्म कर दे। जैसे कैसे थानोस था, थानोस को दुनिया में लोगों को, उसका भी तो कंसर्न तो जेन्युइन ही था, गोल तो उसका जेन्युइन ही था कि मुझे दुनिया में हायर या सुपीरियर रेस बनाना है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आधे लोगों को जो वीकर जीन्स वाले लोग हैं उनको मारना होगा। इन ऑर्डर टू हैव stronger genes and stronger humans, I will have to eliminate the weaker ones. So that is absence of compassion. Your goals might be genuine one, but if you don't think in compassionate manner, then you may end up violating many human rights. तो ये problems हो सकती है in increased application of AI in military warfares. कि आपने देखिए, अब इंसान को मान लीजिए गोली चलानी है, तो वो तो सामने से एनिमी को देखेगा, और मान लीजिए कि एनिमी हाथ खड़े करके सरेंडर करना चाह रहा है, वो व्हाइट फ्लैग दिखा करके ट्रूस का साइन दे रहा है, तो फिर वो इंसान गोली नहीं चलाएगा। बट एआई सिस्टम को बार बार आपको इनपुट देना होगा, उसके एल्गोरिथम्स ऐसे सेट करने होंगे कि हाथ खड़े करते हुए सरेंडर करते आए तो गोली मत चलाना, व्हाइट फ्लैग दिखाए तो गोली मत चलाना। बट जैसे ही किसी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें कॉम्पैशन दिख रहा है, मान लीजिए वुंडेड सोल्जर है और उसमें वुंडेड एनिमी सोल्जर ही है, लेकिन वुंडेड एनिमी सोल्जर को देख करके जो कॉम्पैशनेट सोल्जर होगा वो उस पर गोली नहीं चलाएगा, बट एआई मे फायर। सो दिस इज अ कंसर्न कि एआई कैन नॉट मेक कॉम्पैशनेट थिंकिंग, एंड दैट इज वाई मोर एंड मोर एप्लीकेशन ऑफ एआई इन मिलिट्री वॉरफेयर कुड बी डेंजरस, not for one or two countries but for entire world, and that has started a global debate on AI in warfare and shaping a norm फॉर रेस्पॉन्सिबल यूज। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड कंट्रीज विल नॉट यूज इट। अगर हम एक बार डिक्लेयर कर दे कि कोई एआई का इस्तेमाल नहीं करेगा वॉरफेयर में, तब भी कोई देश मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में एवरी वन इज गाइडेड बाई अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी कि मैं नहीं करूंगा, सामने वाला बना देगा, तो सामने वाला इस्तेमाल करेगा तो मेरा एनिमी। यही सोच तो न्यूक्लियर वेपन को भी लेकर के है कि अगर मैं नहीं करूंगा, न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करूंगा, सामने वाला डेवलप करेगा, फिर वो मुझे थ्रेटन करेगा। तो देयर इज अ काइंड ऑफ कंसेंसस कि एआई का इस्तेमाल तो वॉरफेयर में होगा ही, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, एथिकल तरीके से हो। सेम आइडिया इज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो। उसके लिए फिर अलग अलग ग्रुपिंग्स या इंटरनेशनल कन्वेंशंस प्रपोज किए गए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जैसे एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि ठीक है न्यूक्लियर वेपन डेवलप होना भी है तो होगा, लेकिन इन ए रेस्पॉन्सिबल मैनर। सिमिलरली एआई को लेकर के भी, इवन इफ एआई हैज टू बी यूज्ड इन मिलिट्री वॉरफेयर, इट मस्ट बी डन इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर। और इसी के लिए हाल फिलहाल में एक समिट बुलाई गई, ग्लोबल समिट, जिसका नाम है रीम समिट। याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन, रीम समिट। इट वाज कॉल्ड इन सियोल, कोरिया, साउथ कोरिया। इसमें यूएस और उसके नाटो एलाइज प्लस सम एशियन कंट्रीज आल्सो पार्टिसिपेटेड। भारत का स्टैंड अभी तक इस मुद्दे को लेकर के वेट एंड वॉच वाला है। अभी तक इंडिया हैज नॉट कम अप विद एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट with respect to the concerns of application of AI in military warfare. आप देख सकते हैं ये जो इमेज है इसी आर्टिकल में आया है कि कैसे गाजा में इजराइल और उसके अलावा यूक्रेन रसिया वॉर में यूक्रेन, दे आर यूजिंग मोर एंड मोर AI बेस्ड सिस्टम इन द ऑनगोइंग वॉरफेयर। गाजा में वॉरफेयर चल रहा है बिटवीन इजराइल फोर्सेस एंड हमास, जो एक आप कह सकते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूक्रेन रसिया वॉर तो चल ही रहा है, दोनों जगहों पे एआई का ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री वॉरफेयर में एप्लीकेशन हो रहा है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एस्केलेशन मैट्रिक्स, ई चीता, लैंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, कम्युनिटी रेस्पॉन्स पोर्टल। दीज आर द 4 ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स टेकन बाय असम गवर्नमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी को कहा जाता है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। 4 नए तरीके के ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए असम सरकार ने, तो आपको याद रखना है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या है ये एस्केलेशन मैट्रिक्स, ई चीटा, ये सब। और मेंस में अगर ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड ई गवर्नेंस का क्या रोल है। एथिक्स में भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स दिए हैं कि हाउ ई गवर्नेंस कैन हेल्प इन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक सर्विस। But public service delivery is a separate topic in chapter 7 of ethics paper.
तो एथिक्स पेपर में भी आप इन सब का एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएस पेपर 5 में आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट इनिशिएटिव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई गवर्नेंस बाय आसाम गवर्नमेंट मेंशन करें। तो अपार्ट फ्रॉम सो मेनी इनिशिएटिव जैसे कि कृतज्ञता पोर्टल या फिर मिशन वसुंधरा एंड ऑल, आप ये 4 रिसेंट इनिशिएटिव्स भी मेंशन कर सकते हैं एज फार एज ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स बाय आसाम गवर्नमेंट इज कंसर्न। तो देखते हैं ये चारों हैं क्या। एस्केलेशन मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने 4 ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। पहला एस्केलेशन मैट्रिक्स। एस्केलेशन मैट्रिक्स में जो आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है, अब ये एक्ट क्या है मैं अगले पेज पे आपको रिवाइज कराऊंगा। इस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने, असम सरकार ने तय किया है कि कौन कौन से सर्विसेज लोगों को, जनता को डिजिटल तरीके से अवेलेबल होगी। अब उन सर्विसेज जिनको डिजिटल तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर किया जाएगा आम जनता को, उन सर्विसेज का टाइम फ्रेम क्या होगा कि कितने दिनों के अंदर वो सर्विस डिलीवर होगा, उसको मेंशन किया जाएगा थ्रू एस्केलेशन मैट्रिक्स। तो ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट कैन बी नाउ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, सो दैट इज वन ऑफ द सेवरल सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन फॉर्मेट अंडर आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। तो अब सिर्फ ये बताना कि हम डिजिटल तरीके से इस सर्विस को अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आप आसानी से इस सर्विस को अवेल कर पाए, दैट इज नॉट इनफ। एक टाइम फ्रेम भी सेट करना होगा फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज, ताकि जनता को एक गारंटी मिले कि कितने दिनों के अंदर हमारा काम हो जाएगा। साथ ही साथ ई चिटा पोर्टल, इस पोर्टल की मदद से एक स्पेशल ई चिटा पोर्टल होगा विच विल बी एसोसिएटेड विद सेवा सेतु पोर्टल। तो अगेन सेवा सेतु पोर्टल क्या है मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगा। ये आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट एंड सेवा सेतु पोर्टल आर इंटरलिंक्ड, तो दोनों को मैं अगले पेज पे आपको समझाऊंगा। लेकिन ये जो ई चिता फॉर्मेट है या पोर्टल, इट इज लिंक्ड विद सेवा सेतु पोर्टल, जिसपे आप जा करके किसी भी जमीन का, पीस ऑफ लैंड का हिस्ट्री देख सकते हैं कि इसका पहला ओनर या बायर कौन था, फिर दूसरा कौन था, फिर तीसरा कौन था। इससे क्या होगा कि लैंड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, फॉर्जरी हैं, कई दफा लोग जो हैं वो नकली कागजात बना करके जमीनें बेच देते हैं, तो इस तरह की फॉर्जरी से बचा जा सकेगा। फिर देयर इज ए लैंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, जिसकी मदद से जो बायर एंड सेलर्स हैं किसी भी लैंड का, वो उस लैंड का क्या ऑफिशियल वैल्यूएशन चल रहा है सरकार के प्रोजेक्ट्स के या सरकार के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, वो उनको पता लग पाएगा। लैंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, तो किसी भी जमीन का क्या सरकारी रेट चल रहा है वो आपको लैंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट से पता चल पाएगा। कम्युनिटी रेस्पॉन्स पोर्टल, ये पोर्टल को डेवलप किया गया है बाय आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसका मेन मकसद है कि इस पोर्टल की मदद से लोग जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार को टाइम फ्रेम में इनपुट दें कि सर यहाँ पे फ्लड आने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पानी इतना बढ़ चुका है, सर यहाँ पे लैंडस्लाइड आया है। ऐसे करके इस पोर्टल पे, कम्युनिटी रिस्पॉन्स पोर्टल पे सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन ए रेस्पॉन्सिव मैनर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनपुट्स या इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिजास्टर्स। इससे कैसा होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जैसे ही बढ़ा थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, विच इज द एम ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स पोर्टल, तो फिर डिजास्टर के केस में रिस्पॉन्ड करना इफेक्टिव तरीके से बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ असम वो बेहतर हो जाएगा। उसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी रिस्पॉन्स पोर्टल बनाया गया है। अब जरा समझते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। ये कानून साल 2012 में लाया गया था, इसको अमेंड किया गया 2019 में। बट इस कानून का मुख्य मकसद क्या है कि इस कानून के मदद से कई सारे ऐसे सर्विसेज जो डिजिटल तरीके से ई प्लेटफॉर्म्स की मदद से लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी, वो इस कानून की मदद से मेंशन किया गया है ऑन ए सेपरेट पोर्टल। तो एक पोर्टल बनाया गया इस कानून के अंतर्गत, मैं फिर से बता रहा हूं, एक पोर्टल बनाया गया इस कानून के अंतर्गत, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2012 अमेंडेड इन 2019। उस पोर्टल का पहले नाम था आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल। उस पोर्टल पे कौन कौन से सर्विसेज और किस किस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड सर्विसेज हैं वो आपको डिजिटल तरीके से अवेलेबल हो जाता है कि ये सर्विस, जैसे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड चाहिए आपको, तो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाएंगे आप और आपको ये ऑनलाइन तरीके से मिल जाएगा। तो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट की मदद से बनाया गया राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल, और उस पोर्टल पे जिक्र किया गया है कि कौन कौन से सर्विसेज जो हैं
गिवन बाय सेवरल आसाम स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो आपको ऑनलाइन डिजिटल तरीके से मिलेंगे। और अब उसमें एस्केलेशन मैट्रिक्स को ऐड करके उन सर्विस डिलीवरी में टाइम फ्रेम को भी ऐड किया जा रहा है। तो अब मान लीजिए दीज सर्विसेज आर नॉट डिलीवर्ड इन द गिवन टाइम फ्रेम, तो क्या होगा? राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट हमने बना दिया, राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल भी बना दिया, उसमें बोला गया कि ये सर्विसेज आपको इतने टाइम फ्रेम में मिलेगा, उसके लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स बना दिया। बट अगर टाइम फ्रेम में आपको नहीं मिलती है सर्विस, इफ द सर्विसेज आर डिलेड और डिनाइड और रेफ्यूज्ड without valid reason, then what you can do? You can appeal to the appellate authority of the concerned department। जैसे कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का अपना एक एपिलेट अथॉरिटी होगा, आप वहां पे अपील कर सकते हैं अगर आपको टाइम बाउंड फैशन में आपको जो मेंशन्ड सर्विस है ऑन दिस पोर्टल, आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल, वो नहीं मिलते हैं तो यू कैन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। अगर अपीलेट अथॉरिटी भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता है, देन यू कैन गो टू आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विच विल ऑल्सो एक्ट एज आरटीपीएस कमीशन। तो आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाएगा फॉर दिस पर्पस। एंड एन एग्रीव्ड इंडिविजुअल हुज रिक्वेस्ट हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड इन टाइम बाउंड फैशन, और जिसको अपीलेट अथॉरिटी ने भी कंक्रीट जवाब नहीं दिया, वो आरटीपीएस कमीशन में जा सकता है। पहले जब ये राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लाया गया 2012 में, तो उससे एसोसिएटेड जो पोर्टल बनाया गया उसका नाम था राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल। बाद में इसी पोर्टल का नाम बदल करके कर दिया गया सेवा सेतु पोर्टल। तो अब आप देख सकते हैं कि एस्केलेशन मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट एंड ई चीता इज एसोसिएटेड विथ सेवा सेतु पोर्टल, बट सेवा सेतु पोर्टल एंड राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट आर देमसेल्फ इंटरलिंक्ड। पहले जो पोर्टल था इस एक्ट के अंतर्गत आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल, उसी का नाम बदल करके कर दिया गया है सेवा सेतु पोर्टल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। शासक से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान मेंबर नहीं है। दूसरा सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।